बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने आलमोस्ट जो है वो काफ़ी सारी प्रोविजंस जो हैं उनको कंप्लीट कर लिया हुआ है, ठीक है ना। अभी छोटी छोटी सी एक दो बातें रहती हैं, लेकिन हम कोई एक दो सवाल करेंगे तो ज़रा थोड़ा सा एरिया हमारा पार्क हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन और हमने यहाँ इनकॉर्पोरेट किया हुआ है, ये भी वही ACCA के सवाल हैं तीनों के तीनों जी। इंटेंजिबल लीज पे नॉर्मली होता नहीं है, लेकिन अगर कोई स्पेशल सर्कमस्टांसिस हैं तो हो भी सकता है। कोई सॉफ्टवेयर है, कोई इस तरह की चीज़ है, इनकम फ्रॉम बिजनेस में जाएगा। ये तो नहीं, ये लीज नहीं कहलाएगा ना, ये तो वो ही है, फ्रेंचाइज एग्रीमेंट हो गया ना। ये तो आपने फ्रेंचाइज एग्रीमेंट हो गया। लीज पर तो होता है कि आप कोई एसेट लेकर उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कोई ERP सोल्यूशन आपने लेना है और आप कहते हो कि वन ऑफ पेमेंट नहीं करनी, हम पैसे इंस्टॉलमेंट में देंगे, फिर ये लीज वाली एग्जांपल आप उसको ली जा सकती है टेक्निकली। जिसने लीज दी हुई है उसकी तो बिजनेस में ही आएगी ना। लीजिंग कंपनी का तो इनकम फ्रॉम बिजनेस कहलाएगा ना। जब आप पढ़ेंगे ना, जब हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में पहुंचेंगे ना, वहां डिफाइन होंगे। ये असल में इधर से निकल के और उधर जाएंगे और उधर से कुछ निकल के चीजें इधर आएंगी, ये बात होगा। अच्छा जी, एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं ताकि यहाँ तक के एरिया को थोड़ा सा हम और बेहतर तौर पर अपनी फॉर्मेटिंग को। अब ना इनकम फ्रॉम बिजनेस में ये बात याद रखें कि जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ना, वो ये करेज ज़रूरी है कि आप एक बड़ा सवाल कोई भी पढ़ें और आप कहें कि हाँ यार ये मैं कर सकता हूँ, इसमें से बहुत सारी चीज़ें मैं कर लूँगा। अच्छा, कुछ चीज़ें नहीं भी हो रही होंगी बिलफर्ज, तो सारा 100% सवाल ने ठीक कभी नहीं होना। और आप एक आइडियलाइज अपने आप को नहीं करेंगे, बल्कि 18 नंबर का सवाल है तो बस इसमें से हमें 10-12 नंबर लेने हैं। इस सेंस में हमने सोचना है, हमेशा ऐसे चलना है। वरना आप किसी एक ट्रांजैक्शन पे फंस के आप कहते हैं यार ये समझ ही नहीं आ रही है, मैं आगे कैसे चलता सर, मैं तो यहीं फंसा रह गया। तो आपको पता है कि हर स्टेप के अलग अलग नंबर हैं, हर स्टेप ने मार्क्स रखे हुए हैं। 50% हमें मार्क्स चाहिए। अब 70-80% हमारा न्यूमेरिक हो गया हुआ है, तो इसमें कोई रीज़न नहीं है, अल्लाह ना करे कि टेक्स्ट के पेपर में बच्चा फेल हो रहा हो, कोई रीज़न नहीं है। सिर्फ वो करीज चाहिए कि ये सीखना है यार, अगर एक बात समझ नहीं आ रही ना तो मैं इस पॉइंट को छोड़कर भी आगे जा सकता हूँ। छोड़कर जाना नहीं है, इंशाल्लाह सारे पॉइंट आपको आते होंगे, लेकिन आपका माइंडसेट ऐसे तैयार हो कि कोई एक पॉइंट ऐसी बात आ रही है कि जिससे हमें लग रहा है कि यार ये बात मुझे नहीं समझ आई, तो कोई बात नहीं है, इसका 1 नंबर होगा, हाफ नंबर होगा, आगे चलेंगे। बच्चे उसी पे स्ट्रकअप होकर बैठ जाते हैं। दूसरी बात, आपके जहन में फॉर्मेट्स मौजूद हो, जैसे फिक्स एसेट शेड्यूल हमारे जहन में मौजूद हो, बैड डेट की वर्किंग हमारे जहन में मौजूद हो, पार्टली फॉर बिजनेस पार्टली फॉर नॉन बिजनेस वाली मौजूद हो। ऐसे मोटी मोटी बातें हमें याद होंगी तो फिर चीज़ें बिल्कुल हमारे लिए आसान होती चली जाएंगी इंशाल्लाह। देखते हैं जनाब, एक अनदर क्वेश्चन। मिस्टर रियाज इज डूइंग द बिजनेस ऑफ सेलिंग पेस्टिसाइड्स एंड हैज प्रोवाइड यू द फॉलोइंग डिटेल फॉर अकाउंटिंग ईयर एंडेड 30 जून 2021। ऑल अमाउंट्स आर स्टेटेड इन 1000। कहते हैं सब फिगर जो मैं लिख रहा हूँ वो 1000 में है। अकाउंटिंग प्रॉफिट आफ्टर इनकम टैक्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2021 इज 10,500। इसका मतलब है 3 जीरो भी और भी लगने हैं। आप इससे बाहर आके सारों को 1000 में ही ले लें या सारों को 4 डिजिट में ले लें। अकाउंटिंग प्रॉफिट आफ्टर इनकम टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है, इसका मतलब है अगर टैक्स कहीं गिवन होगा तो उसे डिसलॉ करना पड़ेगा। साथ ही उसने दे दिया इनकम टैक्स इज 3,500, हमें पहली डिडक्शन डिसअलाउंस यही नजर आ रहा है। कॉस्ट ऑफ सेल इंक्लूड, अब वही मिजाज उसी तरह चल रहा है, एडमन इंक्लूड, कॉस्ट ऑफ सेल इंक्लूड, सेलिंग एक्सपेंस इंक्लूड। वो कहता है कॉस्ट ऑफ सेल इंक्लूड एक्सपेंडिचर ऑफ ₹9,600 वर इनकर्ड फॉर इन हाउस डेवलपमेंट एंड क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोसेस फॉर फास्टर फॉर्मेशन ऑफ पेस्टिसाइड। इंटेंजिबल की डेफिनेशन थी ना, सीक्रेट फार्मूला और ये और वो। द प्रोसेस हैज बीन यूज्ड बाय रियाज सिंस 1 मई 2021 व्हेन द इंटेंजिबल पुट टू यूज, उस वाली बात के लिए उसने डाटा दिया। On the basis of the production manager report that the process would be obsolete in 3 years, therefore accounting book show an expense 1/3। वो कहता है अकाउंट्स में हमने 9,600 का जो एक्सपेंस हुआ था इसका 1/3 यानी
3,200 एक्सपेंस आउट किया हुआ है। एक किस्म की अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन आ गई, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन के स्टाइल में डिसलॉ हो जाएगी, और इसकी जगह पर टैक्स अमोर्टाइजेशन कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एसेट पुट टू यूज, डेज की बेस पर। पहला साल है ना, डेज की बेस पर, और लाइफ असर्टेन हो रही है 3 साल, ना असर्टेन हो रही होती तो 20 साल ले रहे होते, लेकिन ये तो 3 साल 25 साल ले रहे होते, 25 साल ले रहे होते, लेकिन ये भी असर्टेन हो रही है। यहाँ से ये वर्किंग हमें नज़र आ रही है। इसका मतलब है 3,200 डिसला हुआ और इसकी जगह पर वर्किंग करके अमोर्टाइजेशन ले आएंगे। अच्छा जी, डेप्रिसिएशन चार्ज इन द अकाउंट, ये टेंजेबल की बात हो रही है, ये भी डिसला हुआ, इसकी जगह क्या आ गया, टैक्स डेप्रिसिएशन आ गया। अच्छा जनाब, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस इंक्लूड लीगल एक्सपेंसेस इनकर्ड इन डिफेंडिंग द टाइटल ऑफ द बिल्डिंग, अलाउ है, ऑलरेडी माइनस हुआ हुआ है, कुछ नहीं करने की जरूरत है। अगर हम इसे ACCA के स्टाइल में देखें तो फिर हम बताएंगे कि जिनको हमने कैलकुलेशन में ने नहीं लिया, आइटम नॉट इंक्लूडेड वाइल कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स, वहां बता रहे होंगे। हमारे यहाँ पूछेगा तो बताएंगे, नहीं पूछेगा तो नहीं बताएंगे। लीगल कॉस्ट इनकर्ड इन डिफेंडिंग रियाज फॉर ए ट्रैफिक एक्सीडेंट, ये तो पर्सनल एक्सपेंडिचर था, वहां तो लिखा हुआ था ओनली एक्सपेंसेस होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस। इसका मतलब है इसको इस बुनियाद पर डिसअलाउ करना पड़ेगा कि ये तो पर्सनल एक्सपेंस है, पर्सनल एक्सपेंसेस तो अलाउ नहीं है। परचेजेस ऑफ आइटम ऑफ फर्नीचर कॉस्टिंग लेस देन 1,000 ईच, चार्ज ऑफ इन अकाउंट्स अकॉर्डिंग टू द कंसिस्टेंट अकाउंटिंग पॉलिसी। परचेजेस ऑफ सच आइटम इन जुलाई अमाउंटिंग टू 7,50,000, 750 मतलब हो गया 7,50,000। वो कहता है 1 लाख से जो छोटी चीज, सारी फिगर थाउजेंड्स में है ना, 1 लाख से जो छोटी फिगर्स थी वो हमने कंसिस्टेंट अकाउंटिंग पॉलिसी के तहत उनको क्या किया हुआ है, एक्सपेंस आउट किया हुआ। ये तकरीबन वैसी ही ट्रांजैक्शन है जो ऑलरेडी भी हमने की थी। ये डिसअलाउ हुआ सबसे पहले, यहां से एक्सपेंस में चार्ज हुआ ना, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस इंक्लूड, यहां से डिसअलाउ हुआ और फर्नीचर की एडिशन में जा रहा होगा। फिर जब फिक्स एसेट शेड्यूल बनाएंगे तो वहां फर्नीचर की एडिशन में जा रहा होगा फॉर द टाइम, डेप्रिसिएशन उसके मुताबिक खुद ही आ जाएगी। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस इंक्लूड, वही जो हमारे मेन हेड्स हैं, कॉस्ट ऑफ सेल, एडमन, सेलिंग, उनको बता रहा है वो बार बार। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस इंक्लूड सैलरी ऑफ सेल स्टाफ ऑन विच टैक्स इज नॉट डिडक्टेड। दिस क्या, अदर इनकम इंक्लूड receive against bad debt written off in prior year which were allowed as deduction। अब जरा हमने गौर करना है, ये जो बैड डेट टाइप की चीजें हैं ना, इस पे एग्जामिनर हमें 2 तरह का डाटा देगा। एग्जाम में जब सवाल आएगा ना 2 तरह से, एक है डायरेक्ट सवाल आ गया, जैसे ये है, ये सवाल इस स्टाइल में नहीं आया, बैड डेट क्लेम कितने किए थे, अलाउ कितने हुए, रिकवर कितने हुए, नहीं, ये कुछ नहीं बता। वो कह रहा है ये पहले एक्सपेंस अलाउ हो गया था, अब रिकवर हो गया। इसका मतलब है क्या करे, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इनकम में ऑलरेडी शामिल है, इनकम में ही शामिल करना था, ठीक है ना, इनकम में शामिल होना था। अकाउंटिंग की पॉलिसी में भी हमने इसे अदर इनकम ट्रीट किया हुआ, तो शायद कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। क्रेडिटर इंक्लूड 900,000 रेंट एक्सपेंस पेएबल विच वाज अलाउड एज डिडक्टेबल चार्ज इन द इनकम ईयर 30 जून 2017। 2017 में अलाउ हुआ, 18, 19, 20, 21 में, तो हम 21 की कर रहे हैं कि 22 की कर रहे हैं? अगर 21 की कर रहे हैं तो अलाउ हो जाएगा, अगर 22 की कर रहे होंगे तो फिर वही कल वाली बात, फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिक्स एसेट्स, जी बिल्कुल 18 मार्क्स का सवाल तो ऐसे ही आ रहा होगा ना। In the tax year 2020, a second-hand mixing machine which has not been previously used in Pakistan, वही कल वाले स्टाइल में बात आ गई। Tax written down value of fixed asset on 1 जुलाई ओपनिंग, इसका मतलब है फिक्स एसेट शेड्यूल का जो खदो खाल होंगे वो हमें यहीं से ही नजर आ रहे हैं। एक कॉलम बनेगा फैक्ट्री बिल्डिंग, एक बनेगा ऑफिस बिल्डिंग, भले बिल्डिंग दोनों इकट्ठी भी कर सकते हैं, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर व्हीकल, फर्नीचर, ठीक है ना। ये ऊपर इसकी एडिशन वगैरह आ गई, नीचे इसकी डिलीशन वगैरह आ गई, ठीक है ना।
A new motor vehicle was purchased on 1st July 2020 for 26 million, 2.6 million, 26 लाख। इसका मतलब है इस पे स्पेशल प्रोविजन नहीं लगेगी, ठीक है ना। 75 लाख की नहीं है ना, क्योंकि 26 लाख है। ये जिस अटेम्प्ट का जब 25 लाख थी तो उसने एक्सीड करके 26 दी थी, इसीलिए उस वक्त जो आज हम 75 लाख की लिमिट पढ़ रहे हैं वो उस वक्त 25 लाख हुआ करती थी। अब ये सवाल आ गया जी हमारे सामने, एजेंडा, वो जो मैं आपको कह रहा हूँ कि कॉन्फिडेंस कैसे आएगा। सबसे पहले आपको पता हो कि यार इसमें जो फिक्स एसेट शेड्यूल है ना, इसके अच्छे खासे नंबर तो यहाँ एलोकेट हुए हैं। मैंने कहा ये तो मुझे बड़ा अच्छा बनाना आता है, इसका कंटेंट सारा मुझे आता है। वर्किंग से ही शुरू करना है। पहला पेज आपने खाली छोड़ा, बनाए जनाब। सबसे पहले फिक्स एसेट का शेड्यूल बनाना शुरू करते हैं। फिक्स एसेट शेड्यूल बनाना शुरू करते हैं जनाब। कोई आगे बैठ जाओ, जहाँ आराम से तुम लिख सको यहीं बैठ जाते हो। पैसे पूरे नहीं दिए हुए कॉलेज, एक्स्ट्रा दिए, बैठ जाओ। आप आगे चलते हो तो यार, तो मैं तो कभी भी ना बैठूं ऐसी जगह पे जहाँ मैं लिख ही नहीं सकता। आप भी आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ। मोबाइल में ओपन करो ना, ये मैंने भेजी भी तो है तुम लोगों को। वो 750 नहीं, माइनर एडिशन जो थी वो 7.5 लाख थी ना। जी क्या, किसको? 570 को, 576 को, ये क्या है मैंने नहीं पढ़ा। अच्छा जी, द मशीन कुड नॉट बी कमीशन फॉर यूज इन टैक्स ईयर 2020। इन 2020 द नेसेसरी रेनोवेशन कॉस्टिंग, बिल्कुल टू ब्रिंग दैट एसेट कंडीशन में तो लाना है ना। उसने एक बात बताई, उसने कहा ये जो हमने रेनोवेशन की है ना, ये हमने उधर एक्सपेंस आउट कर दी है कॉस्ट ऑफ सेल में। इसका मतलब है उधर भी डिसअलाउ करेंगे, ठीक है ना, उधर भी डिसअलाउ करेंगे। और यहाँ इसमें हम इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। हाँ जी, एडिशन की कॉस्ट कितनी निकल आई है? 3076 हो गया, ठीक हो गया। क्या? हाँ, assumption लेंगे जी। पहले शेड्यूल मुकम्मल कर लें। शेड्यूल हो गया मुकम्मल हमारा सबका। चलें जी, शेड्यूल को ज़रा टैली कर लेते हैं कि शेड्यूल हमारा कहाँ पहुँच गया है। जी जनाब, हमने इसी तरह ही सारे वो बना दिए, हेड्स बना दिए। प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्री बिल्डिंग, ऑफिस बिल्डिंग, मोटर व्हीकल, फर्नीचर। यानी जैसे एग्जामिनर ने डाटा दिया वैसे ही हमने उस सारे को रिप्रोड्यूस कर दिया। ओपनिंग WDV 9,500, 2,500, 8,200, 400, 250। पॉइंट नंबर वन, ओपनिंग WDV ऑफ द एसेट डिस्पोज ऑफ। क्या चीज डिस्पोजल में नजर आ रही है? बिल्डिंग। उसकी WDV कितनी नजर आ रही है? 3,200। माइनस किया, लाइन लगाई, फिर दोबारा आ गया 9,500, 2,500, 5,004, 250। ठीक होगी बात। नॉर्मल डेप्रिसिएशन इसके ऊपर अप्लाई कर दी, नॉर्मल रेट। प्लांट एंड मशीनरी पे 15% लगा दिया, फैक्ट्री बिल्डिंग पे 10% लगा दिया, ऑफिस बिल्डिंग पे 10% लगा दिया, मोटर व्हीकल पे 15% लगा दिया, फर्नीचर पे 15% लगा। ये सारा हैंडल हो गया हमारा। अब आ गया जी एडिशन। एडिशन में सिर्फ एक बात थी, जो कॉस्ट हम कैपिटलाइज कर रहे थे वो कॉस्ट हमने यहां से उठाई है। कितने का एसेट था जी? 2,500 का ये था, जमा 576 ये, और जमा और कुछ नहीं, ये आ गया हमारे पास 3,076। और एडिशन क्या था जी? व्हीकल थी 26 लाख रुपए की, ठीक है ना। और हमने एक एडिशन हम उठा के ला रहे हैं, वो जो माइनर हमने एडिशन चार्ज कर दी थी एक्सपेंस आउट वाली, उसको उठा के लाए हैं, जो हमने डिसअलाउ की थी उधर। अब हमने इस पे इनिशियल अलाउंस लेना है, लेकिन लेना किस पर है? एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट पर।
तो सिर्फ और सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी फॉल करती है, अगरचे उसने लफ्ज़ सेकंड हैंड कहा लेकिन वो इम्पोर्टेड था, उसके ऊपर हमने 25% ले लिया, बाकी कुछ नहीं है। फिर माइनस किया इसको तो WDV फॉर नॉर्मल डेप्रिसिएशन ऑफ एडिशन आ गई है। अब एडिशन एक हमारी प्लांट एंड मशीनरी में थी, एक हमारी व्हीकल में थी और एक हमारी फर्नीचर में थी। इसके ऊपर हमने नॉर्मल डेप्रिसिएशन ले ली। इनिशियल अलाउंस कहाँ लेंगे? इलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट में सबसे पहले ही बात व्हीकल लेके। इतनी क्यों मुसीबत पड़ी है? फार्मास्यूटिकल कंपनी है, हम पेस्टिसाइड्स बना रहे हैं, कोई डेवो के अकाउंट्स तो नहीं है ना, इसका भी ख्याल करना है ना दायरा। बात समझ आ गई है कि नहीं आ गई? ओके जी, तो ये वाला नोट आपका पूरा हो गया होगा। अब हम आ गए फेस ऑफ द आंसर पे, ठीक है ना। अब हम आ गए फेस ऑफ द आंसर पे। हमने ऊपर नाम लिखा जनाब मिस्टर रियाज, निकालें कॉपी जनाब, करें जी, शुरू करें। अब ये वाला काम हम अगले पेज पे गए हुए थे, वापिस अपने पेज पे वापिस आ गए एग्जाम में, और वहाँ हमने लगाया जी मिस्टर रियाज और टैक्स ईयर लिखा और स्टेटस लिखा। आगे हमने प्रॉफिट एज पर अकाउंट्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से शुरू किया। लिखें जनाब, करना शुरू करें। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ गया जी? 10,500। इन एडमिजिबल एक्सपेंसेस हेडिंग लगाई और उसके नीचे सबसे पहले टैक्स ही आ गया 3,500 का। फिर आ गया जनाब 9,000 नहीं 9,600 तो नहीं, 3,200, 1/3 करके एक्सपेंस आउट किया हुआ है ना, 3,200 डिसलॉक कर। अब चाहें तो यहाँ खड़े हैं आप, तो यहीं पार्क हो जाएं और फिर वर्किंग नोट पे आगे चले जाएं, क्योंकि इसकी अमोर्टाइजेशन कैलकुलेट करके आनी है। अब ये अपना अपना वर्किंग का स्टाइल है, ठीक है ना। कुछ बच्चों ने कहा नहीं सर याद है, मैं आगे जाके कर लूँगा, और कुछ कह रहे यार ये तो फिर भूल ही जाऊँगा। तो हम कहते हैं चलो जी हम आगे चलते हैं, वर्किंग नोट पर चलते हैं। जाकर हम पहले कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल निकाली हमने। कॉस्ट कितनी है जी? 9,600 और 9,600 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है ना, और मल्टीप्लाइड बाय 61 डिवाइडेड बाय 365, 534.79। यहाँ कैलकुलेशन कहाँ आ रही है? इंटेंजिबल की कैलकुलेशन अच्छा यहीं कर दिया, फेस पर ही कर दिया। मैं वर्किंग नोट में देख रहा तो फेस पर ही कर दिया, क्योंकि छोटी कैलकुलेशन है, लेकिन उसने 366 डेज लिए हैं। लीप ईयर था ये, गलती से लिए हुए 363 की वो पहले किसी साल में जिसमें 2016 बोला का आया होगा ना सवाल, तो वहां वो होगा, क्योंकि अब तो आगे हमने टैक्स ईयर ऊपर चेंज किया ना, तो वो ये आपका पता है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व नहीं है, इसमें तो सिर्फ टैक्स ईयर इन्वॉल्व है, लीप ईयर है या लीप ईयर नहीं है। ओके जी, वापस आइए। अब आपको कल भी हमने बात की थी कि जब एग्जाम में बैठे हैं तो आप छोटे छोटे टिक लगाते जा रहे हैं, ताकि आपको पता चले कि ये चीजें मैं एंटरटेन कर चुका हुआ हूँ, ठीक है ना। अब आपका टिक लग गया हुआ है, किसके ऊपर? आपका टिक लग गया है जनाब इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर। अब इसकी दोनों बातें हमने टेकअप कर ली हुई हैं, ठीक है ना। अब हम आगे डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर दी, दूसरी डेप्रिसिएशन हमने तैयार की हुई है, उसको लाकर माइनस कर लेंगे। लीगल एक्सपेंसेस इग्नोर करना था, लीगल कॉस्ट, एक्सीडेंटल कॉस्ट, इसको भी ऐड बैक करें। मैं फिर कह रहा हूं, बार बार टिक करते जा रहे हैं ताकि कोई पेंडिंग चीज हमारी बची हुई ना है। एग्जाम में बात याद रखें, जब बड़ा सवाल आता है ना, जैसे अभी एकदम से आपने क्वेश्चन पढ़ा तो आपको लगा सर इतना बड़ा सवाल है, इसको मैनेज, एक है कॉन्सेप्ट होना, एक है इसको मैनेज करना कि उस टाइम के अंदर
मैनेज हो जाए। और अक्सर आई कैप जो है आपके कैफ लेवल पे तो अभी ज़रा कम, फाइनल लेवल पर बहुत ज़्यादा। मसलन कल फाइनल लेवल का BFD का पेपर था, तो सारा पेपर इंतहाई आसान, लेकिन एग्जामिनर ने इतना ज़्यादा डाटा दिया हुआ था, बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन, लेकिन डाटा बहुत ज़्यादा, ताकि बच्चा जिसकी मैनेजमेंट वीक है वो इसको हैंडल ना कर सके। इसलिए इन बड़े सवालों पर आपने मैनेजमेंट एंगल भी देखना है कि क्या मैं इसको मैनेज कर लूँगा। तो उसकी छोटी छोटी टेक्निक्स हम सीख रहे हैं कि यार ये टिक लगाते हुए चल रहे हैं ताकि कोई चीज़ पेंडिंग रह ना जाए हमारी। अच्छा जी, 7,50,000 भी आ गया हमारा। और जिसके 2 इम्पैक्ट जाने ना, पढ़ते हुए आपको पता चल रहा है, अगर एक इम्पैक्ट जाना है तो 1 टिक लगा दिया, दोनों चले गए तो 2 टिक लगा दिए, ताकि आपको अपने क्वेश्चन का एक लॉग मेंटेन हो जाए, मेरी कोई चीज़ पेंडिंग तो नहीं है। तो इसके ऊपर अब हमने दोनों टिक लगा दिए, क्योंकि हम उधर भी ले गए इधर भी ले गए, इसको एडिशन में भी ले गए ना, और डिसअलाउ भी कर दिया। आगे चलेंगे, कुछ भी नहीं किया, बस अलाउ ही होना था, नॉट इंक्लूडेड। हाँ अच्छा, एग्जाम में इसका एक बड़ा अच्छा तरीका है हमारे यहाँ, क्योंकि ये तो ACCA का सवाल है ना। ACCA वाले तो आज देखें उसने बनाया होगा, ये देखो, आइटम नॉट इंक्लूडेड इन कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, यहाँ उसने लिखा होगा इस वाली बात को 1,65,000 को देना। अच्छा, हमारे लिए क्या तरीका है, अगर ये बात एग्जामिनर ने अलग नहीं पूछी है तो इसको इग्नोर करने के नंबर है ना। 1,65,000 नहीं लेना, इसके भी तो मार्क्स होंगे ना कोई मार्किंग की में। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे और आगे लिख देंगे, आगे क्या लिखेंगे, ऑलरेडी डिडक्टेड, नो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड, ऐसे लिख दें कोई लफ्ज, ताकि एग्जामिनर को वो जगह मिले जहां वो ये हाफ मार्क या 1 नंबर जो इस चीज का है वो आपको एलोकेट करे उसके मार्क्स। ये बात मेरी फॉलो कर गए। जो चीज हमने कंप्यूटेशन में नहीं लेनी और उसका सेपरेट नोट नहीं मांगा हुआ, तो अपने फेस ऑफ द आंसर पे उसका डिस्क्लोजर दे देना है, ताकि उसके जो स्टेप के मार्क्स हैं वो हमें मिल रहे हों। और अगर मांगा हुआ है तो फिर तो ठीक है, अप्रोप्रिएट जगह तो इसकी यही थी, यहाँ जाके बतानी थी हमने ये बात। अच्छा जी, इसका मतलब 1,65,000 डिस्कस हो गया, 60,000 डिसअलाउ हो गया, 7,50,000 डिसअलाउ हो गया। अब आगे हम सैलरी, ये भी डिसअलाउ कर दी हमने। बैड डेट रिकवर्ड, फिर लिखा ये हमने, बैड डेट रिकवर्ड, आगे लिखा नो ट्रीटमेंट, और अंदर वाली जहां वर्किंग की जगह थी वहां लिखे ऑलरेडी इंक्लूडेड इन अदर इनकम, क्योंकि अदर इनकम में ही डालना था ना इसको, ऑलरेडी वहां शामिल है। डिस्क्लोजर आ गया, ताकि इसके नंबर जहां एग्जामिनर ने इस स्टेप के हमें नंबर देने हैं वो यहां पर हमें नंबर दे दे। क्रेडिटर, कौन से साल हम कर रहे हैं, 2021, 17 को छोड़ा, 18, 19, 20, तो 21 में ऐड बैक होना था, ऐड बैक कर दिया। डन हो गई बात। इसके बाद ये सारी बातें कहां एंटरटेन होनी थी, इसका मतलब है ये सारी हो गई हैं। अब गेन और लॉस वाली कहानी रह गई होगी। सिर्फ चीज बेची क्या है हमने, बिल्डिंग। सवाल बड़ा है कि छोटा है, हाँ, रेनोवेशन एक्सपेंस 5,76,000, ये भी एड बैक होना। हमने इधर कैपिटलाइज कर दिया ना, उन्होंने एक्सपेंस आउट किया हुआ था। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के स्टाइल में सोचेंगे तो बात समझ आएगी। क्लियर होगी बात। सवाल बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है, तो फिर बिल्डिंग की कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन को बराह रास्त ऐड बैक कर देते हैं, ठीक है ना। ये डिसीजन भी मैं बार बार बोल रहा हूँ, इन सवालों में मैनेज करना अलग सीखना है, कॉन्सेप्ट लेना अलग सीखना है। अब देखें कि क्या ये सारा सवाल हमारे, अभी कोई छोटे छोटे मैनेजमेंट के इशू होंगे हमें, वो जैसे ही आप प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। ये 3 सवाल आपके लिए सिलेबस का हिस्सा रखते हैं। ये जो मैंने यहाँ 3 सवाल डाले हैं, ये तीनों ACCA के सवाल हैं, बहुत सारी किताबों ने इनको रिप्रोड्यूस किया हुआ है, ठीक है ना। ये 3 सवाल आप समझें आपके लिए कोर्स है, किताब है। अगर ये 3 सवाल आपने अपने हाथ से अच्छी तरह से सॉल्व कर लिए ना, तो फिर आपको मैनेजमेंट के इशू आने ख़त्म हो जाएंगे, फिर कॉन्सेप्ट के इशू रह जाएंगे, मैनेजमेंट के इशू सारे
आपके यहाँ हैंडल हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। इसलिए वो जो व्हील वाला क्वेश्चन किया था, वो जो फार्मास्यूटिकल वाला क्वेश्चन किया था, ये जो पेस्टिसाइड वाला क्वेश्चन है, इन तीनों को दोबारा घर जाके एक दफ़ा करें, सिमिलर सवाल को रिपीट करें, ताकि मैनेजमेंट के इश्यूज आपके जो हैं वो क्लियर हो जाएं। देखें जनाब, अब हमारे पास सूरत हाल कुछ ऐसे आती है। 10,500 डिसअलाउंस को टिक करें, 3,500 आपका आ गया, 3,200 आ गया, 1,125 आ गया, और 60 आ गया, 750 आ गया, 1,600 आ गया, 900 आ गया। ये कौन सा है 900? अनपेड रेंट एक्सपेंस। ये कहाँ है एडजस्टमेंट? ये तो वही है, ये तो आ गया। आगे चले 1,800 प्रॉफिट एंड सेल ऑफ बिल्डिंग। वो जो अकाउंटिंग डेप्री उसने जो प्रॉफिट बताया ना, गेन जो बताया हुआ, वो आ गया। गेन तो डिसला होना था ना। और फिर ये 576 जो हमने उधर रेनोवेशन को एक्सपेंस आउट किया हुआ था, अब हमने उसे उठा के कैपिटलाइज कर दिया। 900 ये वाला आ रहा है ना, क्रेडिटर इंक्लूड्स 900 रेंट एक्सपेंस पेबल, जिसको डिसलॉ कर रहे हैं ना, इसका चौथा साल है ये। हो गया जी ये पूरा। अब लेस आया जी अलाउएबल चीजें, अमोर्टाइजेशन ऑफ इनटेंजेबल, वो हमने 365 से कैलकुलेट करना है। ये कोई छोटी 19-20 आपकी फर्क आ रही होगी, ठीक है ना। फिर आपके पास आ गई जी अकाउंटिंग अकाउंटिंग गेन ऑन डिस्पोजल, इसको भी कर दिया, रिवर्सल कर दिया। और फिर टैक्स डेप्रिसिएशन, ये जो आप शेड्यूल से लेकर आ रहे हैं। बात समझ आ गई? 18,542 पर, या कोई और आपका कोई 19-20 फर्क आ रहा होगा, यहां पहुंच गया। सॉरी, दो बातें ना, दो बातें। जरा देखें, जरा सवाल पर चलें। बिल्डिंग का जिक्र कहां हो रहा है? सेल वाला जिक्र कहां हो रहा है? वन ऑफ द ऑफिस बिल्डिंग 5,000 and tax written down value 3,200 was sold on 30th June for 6,000. अकाउंटिंग प्रॉफिट 1045 ऑन सेल। अकाउंटिंग प्रॉफिट का रिवर्सल डला 1045 एड बैक होना चाहिए। ये देखें 1045 ऐड हुआ है, ऐड हुआ है ना प्रॉफिट। अब लेस करना है तो ये 1045 तो वो आ गया, ठीक है ना। ये वो वाली आ गई। अब हमने ऐड क्या करना है? जो टैक्स का गेन आ रहा है, टैक्स का गेन कितना आ रहा है? डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज हुई है? डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज हुई है? ला, वही गिवन थी 5,000 माइनस 3200, इन दोनों का डिफरेंस 1,800 कैमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी। ये वाला गेन हमने रिकॉग्नाइज करना है, यानी इसको हम इधर लेकर आए। ये 1,800 वहां से आ रहा है, ठीक है ना। आप आसान फिक्रा ध्यान में रखें, अकाउंटिंग का गेन डिसअलाउ करना है, टैक्स के गेन को टैक्सेबल करना है, नॉर्मल बात। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन डिसअलाउ करनी है, टैक्स डेप्रिसिएशन अलाउ करनी है, तो वही दोनों ट्रीटमेंट हमें आ रही है। अब अगर हम कभी जरा, पहले तो मैं फिर कह रहा हूं, बार बार फोकस कर रहा हूं, आप में से अगर कोई बच्चा इसको फॉलो नहीं कर रहा है तो वो खुद जिम्मेदार होगा कल को, कि इन 3 क्वेश्चंस को एक से ज्यादा दफा आप सॉल्व कर चुके हो घर में। आप कहेंगे सर सवाल तो कर लिए, सॉल्व हो गए। नहीं, एक से ज्यादा दफा का मतलब है ताकि आपकी ग्रिप आ जाए, वर्किंग पे ग्रिप आ जाए, थोड़ी स्पीड बन जाए। वरना वर्किंग पे ग्रिप नहीं, काम आता होगा, वर्किंग पे ग्रिप नहीं होगी, स्पीड नहीं होगी, एग्जाम टेंशन डिप्रेशन में बैठ के आप उस स्पीड से काम नहीं कर रहे होंगे जिससे हो सकता था। अच्छा जी, अब जब आप वापस जाएंगे ना, अब जब आप वापस जाएंगे तो आपको समझ आएगी कि हमने ये बहुत सारी चीजें, जो बातें हम बाद में आकर कर रहे हैं, वो हमने यहाँ नोट्स में कहीं कोशिश की हुई थी कि क्योंकि नोट्स तो आपने बाद में भी इस्तेमाल करने हैं ना, तो उनको कहीं हम लिख रहे हों ताकि आप जब इसको इस्तेमाल करें तो आपकी ग्रिप में हो चीजें। ये तो अब टैक्स जी आएगा, फुल फ्लैज आएगा, बिल्कुल ऐसे।
अच्छा जी, देखिए जरा, ये बात हम इस स्लाइड पर ऑलरेडी ऐसे ही कर रहे थे कि यार कैपिटल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड क्या बातें हो सकती हैं। हमने कहा जी इफ एक्सपेंस आउट, तो हमने कहा था यार डिसअलाउ करें एक्सपेंस को और उसको टैक्स में लेकर जाएं और उसकी डेप्रिसिएशन लेकर आए। देखें यही वाले काम हो रहे हैं, यही करना पड़ रहा है। 576 पर यही किया हमने। इफ कैपिटलाइज, इसका मतलब है इनिशियल एंट्री ठीक हुई थी। इफ कैपिटलाइज, तो फिर क्या करें, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन डिसअलाउ कर दें, टैक्स डेप्रिसिएशन। अब कैपिटलाइज नहीं करना पड़ रहा है, वो वाली बात जो पहले उसने कैपिटलाइज नहीं की थी। अच्छा जी, और जब डिस्पोजल हो जाएगा तो फिर क्या करना पड़ेगा, अकाउंटिंग गेन या लॉस हमें लेकर चलना पड़ेगा। टैक्स गेन और लॉस अलाउ करेंगे, अलाउ गेन और लॉस विल बी, ठीक है ना। अब ये वाली सारी बातें हमें सोचने की समझने की ज़रूरत है कि अगर हम इन चीज़ों को ऐसे पढ़ रहे होंगे तो ये असल में हम उस वक्त यही कर रहे थे कि बच्चे के जहन में कहीं कंसोलिडेटेड बातें आए, मैनेजमेंट समझ आए, जिसे हम कह रहे हैं कि कहीं नॉलेज पार्क हो जाए। टैक्स गेन विल बी अलाउड, ये दो ट्रीटमेंट चाहिए। तो जो सवालों की कम्प्लेक्सिटीज है ना, वो हमने कोशिश की हुई है कि जब इस तरह से आपको स्लाइड कहीं बनाकर बता रहे हैं तो वहाँ हमने उनको हैंडल करने की कोशिश की हुई है कि अच्छा इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा। तो अब जब आप इस चैप्टर को कंप्लीट करके, जैसे सैलरी की बात हो रही थी, तो हमने कहा यार अच्छा सैलरी एक्सपेंस में आम तौर पर मोटी मोटी बातें क्या होंगी। हमने कहा यार एक तो मोटी बात यह है कि 32,000 से ऊपर वाली सैलरी अगर आपने बैंकिंग चैनल से पे ना की तो इस वजह से डिसअलाउ हो सकती है। एक हो सकता है कि सैलरी के ऊपर टैक्स ना काटा हो, इस वजह से डिसअलाउ हो सकती है। और एक प्रोविजन हमने पढ़ी थी कि जो पार्टनरशिप है वो अपने पार्टनर को सैलरी नहीं दे सकती, वो भले 32,000 से ऊपर वाली क्रॉस चेक से भी हो और टैक्स भी काट लिया हो तब भी डिसअलाउ हो जाएगी। 32,000 नीचे, यानी ये तो हर केस में हो जाएगा ना, इन ऑल केसेस, भले टैक्स भी काटा हो, भले क्रॉस टैक्स से भी पे, जो एओपी है वो सैलरी दे ही नहीं सकते। पहले केस में 32,000 से एक्सीड वाली डिसअलाउ हो जाएगी अगर कैश में पे कर दी। दूसरे केस में अगर टैक्सेबल आई और टैक्स नहीं काटा तो फिर डिसअलाउ। अभी आज ये वाली एडजस्टमेंट अभी करके आए आप। एक्चुअली जब खुदा ना खास्ता किसी दिन आपने चैप्टर ख़त्म करके फिर दोबारा स्लाइड ओपन कर ली तो आपको समझ आएगी कि टीचर ने उसमें क्या एफर्ट लगाई हुई है और वो नोट्स कैसे बने हुए हैं। जब आप पढ़ रहे हैं उस वक्त नहीं आपको एहसास होगा। यहाँ हमने कंप्रीहेंसिवली सारी चीज़ों को कंसोलिडेट किया हुआ है जो जो हो सकती हैं मल्टीपल प्रोविजंस के साथ। लेकिन जब आप अभी पढ़ रहे थे उस वक्त तो सिंगल सिंगल प्रोविजन पढ़ रहे थे ना, तो आपको समझ नहीं आ रही थी। अब जब आप जाकर इनको देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ग्रिप बेहतर हो जाएगी। और ये 3 सवाल जो हैं इनको दोबारा सॉल्व करके देख लें। इसके बाद हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको मैनेजमेंट में इशू नहीं आना चाहिए। हाँ, ट्रांजैक्शन में इशू आए कि सर ये वाली बात नहीं समझ आ रही, ये प्रोविजन मुझे समझा दें। ये ना हो कि सर पूरा सवाल सॉल्व कर दें। पूरा सवाल सॉल्व कैसे होना है, हैंडल कैसे होना है, चीज़ें मिस ना हो जाए, ये काम आपने इन 3 सवालों पर, क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 पर अपने आप को क्लियर कर लेना है। मैंने इनको तीनों को कंसिडर भी ऐसे ही किया हुआ है कि एक में एसेट्स इस तरह से आ रहे हैं, एक में इस तरह से आ रहे हैं, एक में सारी प्रोविजंस इसके अंदर मौजूद हैं। सॉरी, हाँ जी, एक्रूअल कॉन्सेप्ट तो पहले ही लगा हुआ होगा ना, एक्रूअल कॉन्सेप्ट तो ऑलरेडी लगा हुआ होगा। टैक्स ने कहा था ना कि बिजनेस इनकम क्या होगी, आपकी मर्जी, एक्रूअल बेसिस लगानी है या कि कैश बेसिस। फिर उन्होंने कहा कंपनी ने तो एक्रूअल बेसिस ही लगानी। 99% बिजनेस जो बंदा कर रहा होता है वो ऑलरेडी एक्रूअल कॉन्सेप्ट लगा ही रहा होता है। तो प्रॉफिट एज पर अकाउंट्स वो वाला मसला ऑलरेडी रिजॉल्व कर चुके हुए। कभी भी सवाल ऐसे नहीं आया कि वो कहे कि जी बिजनेस वाले ने डिसाइड किया कि कैश बेसिस पे करेंगे, ठीक है ना। तो जनाब ये एक बड़ा एरिया हमारा होगा। 2-3 छोटी छोटी सी प्रोविजंस हैं अभी डिस्पोजल से रिलेटेड, वो जो कल हम पढ़ रहे थे ना, वहाँ 1-2 बातें अभी हमने डिस्कस करनी है, लेकिन मैं दानिस्ता आज नहीं कर रहा आपके साथ वो बातें, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ तक के एरिया को कल के टेस्ट के लिए अच्छा सा तैयार करें, और उसकी तैयारी का बेहतरीन तरीका यह है कि इन तीनों सवालों को आज घर जाके सॉल्व कर लें,
ठीक है ना। उसका बेहतरीन तरीका है कि इन 3 सवालों को घर जाके सॉल्व कर लें। कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह, यहाँ से आगे चलेंगे।